19वीं सदी की शुरुआत। भारत में एक ऐसा समुदाय था जो किसी के आगे झुकना जानता ही नहीं था। ये थे हो लोग। तो आज हम उन्हीं की कहानी जानेंगे, हो विद्रोह की कहानी। और ये देखिए, सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो अपनी जमीन और अपनी आज़ादी के लिए उनके अटूट इरादे की एक जबरदस्त दास्तां है। कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी वजह होती है जो लोगों को एक विशाल साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर कर देती है? क्या बात होती है वो? कौन सी वो चिंगारी होती है जो उन्हें अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार कर देती है? बस यही सवाल हमें हो विद्रोह की असली वजहों तक ले जाएगा। देखिए, किसी भी लड़ाई को समझना होना तो सबसे पहले उन लड़ने वालों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हो समुदाय से, जानते हैं कि उनकी फितरत कैसी थी, उनकी दुनिया कैसी थी, वो दुनिया जिस पर बहुत जल्द भारी ताकतों की नज़र पड़ने वाली थी। तो ये हो लोग थे कौन? देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना। अपनी जमीन को वो बड़े प्यार से हो देसम कहते थे और उस पर किसी का भी दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। उनका अपना एक सिस्टम था, अपना शासन था जिसे मुंडा और मानकी चलाते थे। और जरा सोचिए, मुगलों और मराठों जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को भी उन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया। मतलब आज़ादी तो जैसे उनके खून में थी। और ये जो उनका हो दसम था ना, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये तो एक तरह का कुदरती किला था। चारों तरफ घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ पहाड़, मतलब किसी भी बाहरी हमलावर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। और इसी भूगोल ने, इसी जमीन ने उन्हें गुरिल्ला युद्ध का माहिर बना दिया था। और यही यही उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। लोग अपनी इस आज़ाद दुनिया में बिल्कुल खुश थे, लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब दो बड़ी ताकतें उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं। और सच कहें तो दोनों के ही इरादे कुछ ठीक नहीं थे। ये कौन थे? तो हो लोग जो थे वो एक तरह से दो तरफा खतरे में घिर गए थे। एक तरफ था पोड़ाहाट का स्थानीय राजा, जिसका मकसद था कि इन पर हुकूमत करे और इनसे टैक्स वसूले। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूरे के पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। मतलब दोनों की नज़र एक ही चीज पर थी, हो लोगों की आज़ादी पर। अब जब दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया और बातचीत के भी सारे रास्ते बंद हो गए, तो टकराव तो होना ही था। और फिर साल 1820 में ये संघर्ष एक खुले युद्ध में बदल गया। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 1820 में पोड़ाहट के राजा की सेना ने टैक्स वसूलने के लिए घुसपैठ की। जाहिर है हो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इसके तुरंत बाद चाईबासा के पास रोर नदी के किनारे ब्रिटिश सेना और हो योद्धाओं के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। जब पहली कोशिश नाकाम रही तो 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक और भी बड़ी और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर सेना भेजी गई। ये लड़ाई सच में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की लड़ाई थी। एक तरफ थे हो योद्धा, जिनके पास थे उनके पारंपरिक हथियार, भाले, तीर कमान और कुल्हाड़ी। लेकिन उनकी असली ताकत थी जंगल का चप्पा चप्पा जानना और घात लगाकर हमला करने की उनकी काबिलियत। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सेना, जिसके पास थी बंदूकें, संगीनें और एक बहुत ही अनुशासित सैन्य रणनीति। हो योद्धाओं की बहादुरी का आलम ये था कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। खुद एक ब्रिटिश सैन्य रिपोर्ट ने उन्हें बहादुर और जोशीला बताया। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि जंगलों में उनका पीछा करना लगभग नामुमकिन है। अब सोचिए, जब दुश्मन आपकी ताकत को माने ना, तो उससे बड़ा कोई सबूत नहीं होता। हो लोगों ने बहादुरी की मिसाल तो कायम कर दी, लेकिन उनके सामने एक बहुत बहुत बड़ी औपनिवेशिक ताकत थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ब्रिटिशों ने इस प्रतिरोध को, इस बगावत को बेरहमी से कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 1821 का जो ब्रिटिश अभियान था वो बेहद क्रूर था। इस बार उनका निशाना सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि पूरा का पूरा समुदाय था। मिदनापुर और हजारीबाग से और भी सेना बुलाई गई और फिर एक एक करके उनके गांव जला दिए गए, अनाज के सारे भंडार राख कर दिए गए और उनके मवेशी और हथियार सब छीन लिए गए। ये कोई युद्ध नहीं था, ये तो उनके वजूद को ही मिटाने की एक बर्बर कोशिश थी। तो जब गांव जलकर राख हो चुके थे और पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं था, तब हो लोगों के पास आखिर क्या रास्ता बचता?
चारों तरफ से घिरे हुए और भूखमरी की कगार पर खड़े, उन्हें एक ऐसे समझौते के बारे में सोचना पड़ा जो वो कभी भी नहीं करना चाहते थे। और उस समझौते की कीमत क्या थी? सिर्फ 6 आना। हो लोग हर हल पर 6 आने का टैक्स देने को मजबूर हो गए। अब ये रकम शायद सुनने में बहुत छोटी लगे, लेकिन ये उनकी आज़ादी पर लगा एक बहुत बड़ा घाव था। ये उस समझौते का प्रतीक था जो बंदूक की नोक पर करवाया गया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि हो विद्रोह पूरी तरह से नाकाम हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि इस विद्रोह ने अपने पीछे आखिर क्या विरासत छोड़ी और भविष्य को कैसे एक नई दिशा दी। एक बात याद रखने वाली है कि हर दमन का मतलब हार नहीं होता। कभी-कभी राख के नीचे भी चिंगारी दबी रह जाती है, और हो विद्रोह वही चिंगारी थी। एक ऐसी चिंगारी जिसने इस क्षेत्र के इतिहास की धारा ही बदल दी और जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग बनने वाली थी। हो विद्रोह की ये आग बुझी नहीं, बल्कि और फैल गई। इसी विद्रोह से प्रेरणा लेकर 1831 में एक और भी बड़ा विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह, और उसमें भी हो लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब इन लगातार विद्रोहों ने ब्रिटिशों को एक बात तो समझा दी कि इस इलाके पर सीधे शासन करना नामुमकिन है। तो नतीजा क्या निकला? 1836 में कोल्हान सरकारी एस्टेट बनाया गया, जिसमें उनकी पुरानी मुंडामान की व्यवस्था को कुछ हद तक मान्यता दे दी गई। और ये हो विद्रोह की एक बहुत बड़ी, भले ही अप्रत्यक्ष, पर जीत थी। तो कुल मिलाकर देखें तो हो विद्रोह सिर्फ एक घटना नहीं थी। राजनीतिक तौर पर ये इस इलाके के सबसे शुरुआती संगठित विद्रोहों में से एक था। इसने आदिवासी स्वाभिमान और स्वायत्तता का एक जोरदार दावा पेश किया, और सांस्कृतिक रूप से इसने प्रतिरोध की एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी उनके गीतों और कहानियों में जिंदा है, गूंजती है। और अंत में ये सवाल वाकई सोचने लायक है कि कैसे एक हारी हुई लड़ाई किसी समुदाय की पहचान, उसके गौरव और उसके भविष्य के संघर्षों की नींव बन सकती है। हो विद्रोह की कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि प्रतिरोध की जो भावना होती है वो कभी नहीं मरती,